हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, ये जो वीडियो है ये आपकी जो एसएससी सीजीएल वाले हैं उनके लिए नहीं है। ये आपकी वीडियो है जो इन्होंने एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो उनको पता होगा कि आपका जो एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एग्जाम होता है, यानी आप टीए अगर आते हो तो टीए टू सीनियर टीए आपका एक एग्जाम होगा, फोर्थ पेपर, जिसमें इनकम टैक्स कंप्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और उसमें आपके जो 5 आपके जो हेड्स होते हैं प्रॉपर्टी के, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो उन 5 हेड में से एक आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यानी इस यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। जैसा कि आपको नाम से पता है, प्रॉपर्टी जिस पे हाउस हो, यदि उससे कोई इनकम हो रही हो ना, तो ये आपको वहां लागू होगा। जैसा कि इसमें आपको कंडीशन दे रखी है, भाई हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड यदि फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या क्या कंडीशन है भाई? पहला, तो आपका जो हाउस है ना, उसमें क्या है, एक बिल्डिंग होनी चाहिए, या फिर आपका जो बिल्डिंग प्लस आपका जो लैंड है वो होनी चाहिए। भाई बिल्डिंग भी है और साथ में उसके लगती लैंड होनी चाहिए। दूसरा, जो टैक्स पेयर है वो ओनर होना चाहिए। तीसरा, जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिजनेस पर्पज से यूज नहीं होनी चाहिए। अब कई को डाउट होगा कि यदि खाली प्लॉट है वो किस में आएगा। यदि खाली प्लॉट से आपको इनकम हो रही है तो वो आपकी अदर सोर्स में जाती है। और यदि लैंड और अपने बिल्डिंग आपने दे रखी है बिजनेस के लिए, यानी किसी प्रोफेशन के लिए, अब कोई वहां पे टीचिंग रन कर रहा है या फिर कोई और उस बिल्डिंग पे कुछ और बिजनेस हो रहा है, तो वो आपका पीबीजीपी में आएगा, यानी बिजनेस वाले में आएगा। अब आगे आपको स्टेप दे रखे हैं। देखो, आपको यदि आप नए हो तो आपको थोड़ा ये अटपटा लगेगा। ये मान के चलना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, एक बार थ्योरी आप पढ़ लेना, माइंड में डाल लेना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। मैं आपको क्या है, अभी आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा ओवरव्यू भी करवाऊंगा कि कहा मैंने क्या क्या बताया, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं 15 से 20 आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उन क्वेश्चन में आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप यदि आईटीओ तक का एग्जाम दोगे और ये अगर टॉपिक आ गया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, पहला है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक कंप्यूटेशन आपको कैसे कैसे निकालनी है। देखो, पहला स्टेप है ग्रोस एनुअल वैल्यू। भाई जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या है? ग्रोस एनुअल वैल्यू यानी हम बात करेंगे जीएवी। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स, यानी जो आप म्युनिसिपल टैक्स यदि पे कर रहे हो तो वो घटा दो। जब इसमें से घटा दोगे तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। जब नेट एनुअल वैल्यू आ गई तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है 24 के अंडर, सेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट का। ये दो टाइप के डिडक्शन होते हैं, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में, और दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यानी आपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए या घर बनाने के लिए या फिर जमीन लेने के लिए आपने कुछ लोन लिया था, और यदि आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। वो कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे, भाई कितने का लोन का आपको डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख का, 5 लाख, 10 लाख, कितने का मिलेगा। यानी इस पे भी आपको, यानी जो मैंने यहाँ पे बताए हैं सबके अंदर जाके हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर जब आप घटा दोगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये आ जाएगा। यदि आपका इसको क्वेश्चन में दूंगा तो आप मुश्किल से 5 से 6 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब देखो, यहाँ पे आपकी वैल्यू है ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फिर मेथड है। देखो, अब हमें निकालनी है ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको निकालना है। भाई जो प्रॉपर्टी है इसका जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना है। फिर आपको रेंट एक्चुअल कितना रिसीव हो रहा है, भाई जो आपका किराएदार है वो कितना रेंट दे रहा है। बट यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, भाई मान लो आपने कोई जमीन दी है या फिर आप कोई बिल्डिंग है रेंट पे दी है आपने 12 महीने के लिए, लेकिन किराएदार ने आपको 10 महीने का रेंट दिया, तो 2 महीने का आपको रेंट नहीं मिला है, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई आप 2 महीने का घटा लो। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, भाई पूरे साल के लिए आप देना चाह रहे हो, लेकिन 8 महीने कोई किराएदार रहा, 4 महीने खाली रही, और 8 महीने से भी उन्होंने क्या है, 2 महीने रेंट नहीं दिया। तो यानी 6 महीने रेंट दिया, 2 महीने का रेंट नहीं दिया, 4 महीने आपकी खाली रही। तो उस कंडीशन में क्या है, देखो, सबसे पहले रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे। देखो, फिर नीचे इसके निकालने के मेथड है। फिर रेंट एक्चुअली रिसीव, भाई किराएदार से कितना ले रहे हो, इसमें से घटा दो अनरियलाइज रेंट, यानी जो रेंट आपका बनता था लेकिन नहीं आ पाया। बट इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं घटाना है, भाई मेरा तो 4 महीने खाली रहा है इसका लॉस भी घटा दो, ये नहीं घटाना है। जब ये दो आप निकाल लोगे तो इन दोनों में से आप हाइयर ले लो कौन सा है। जब इसमें से हाइयर ले लोगे, अब गवर्नमेंट कह रही है भाई लॉस ड्यू टू वैकेंसी बताओ। मान लो भैया आपका एक घर है, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं भाई इस घर के तो 15,000 होने चाहिए पर महीने का रेंट, लेकिन अब बोलोगे कि 2 महीने तो मेरा कोई किराएदार था ही नहीं, मैं क्या काहे का रेंट दूं।
यानी 2 महीने आपको लॉस हुआ है, तो जब हम 12 से गुणा करेंगे उसको पूरा रेंट निकालने के लिए, तो 2 महीने का घटा देंगे, या फिर हम वहां पे 10 महीने का लेंगे। फिर आपका जो यहाँ से हायर आया था उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटा देंगे, तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। देखो, अब यहाँ पे था आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, फिर है रेंट एक्चुअल रिसीव। अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को भी निकालने का एक मेथड है, वो यहाँ देखो। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, यानी एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। यानी इसका मतलब क्या है, देखो, आप म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो भी होगा उसको कंपेयर करके उसमें से हायर लोगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। यानी फिर जो हाई जो वैल्यू आएगी उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे, और फिर उसमें से जो लो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, वो आपको लेनी है, जैसा कि मैंने नीचे बता रखा है आपको। टेक हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट वैल्यू। अब ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, फेयर रेंट वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, ये मैं नीचे सब बताऊंगा क्या होती है। ये आपको एग्जाम में सब कुछ दिए होंगी, कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बनानी है। देखो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट वैल्यू, इनमें से आपको हाई लेना है, हायर लेना है। अब जो हायर यहाँ से आएगा उसको आपको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, और इन दोनों में से मिनिमम लेना है। यानी ये आपका होगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब जो ये टर्म यूज की गई है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, फेयर रेंट वैल्यू क्या है, देखो म्युनिसिपल क्या करती है भाई, म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हर बिल्डिंग का एक अनुमान लगाया जाता है। भाई इस बिल्डिंग का वैल्यू इतनी है, भाई इसको यदि मैं रेंट पे दूंगा, या फिर इसकी जो वैल्यू है ना वो इतनी होनी चाहिए, वो आपकी होती है म्युनिसिपल वैल्यू। कलेक्टिंग टैक्स लोकल अथॉरिटी है, वो एक पीरियडिकल सर्वे करती है कुछ कुछ दिनों में। फिर आपका है फेयर रेंट वैल्यू। फेयर रेंट वैल्यू क्या होती है, भाई मान लो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, उसके जैसी एक प्रॉपर्टी और कहीं और है आसपास ही, इसका तो रेंट बता रहा है कोई 2000, उसका है 25,000, तो जो ये डिफरेंस आएगा ना, ये आपका पता लगेगा फेयर रेंट वैल्यू से। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी एडजेसेंट होगी उसके आसपास, या उस जैसी प्रॉपर्टी होगी, उसका जो रेंट होता है वो हम लेते हैं। रेंट फेच्ड बाय ए सिमिलर प्रॉपर्टी। फिर आपका स्टैंडर्ड रेंट, यानी एक रेंट कंट्रोल एक्ट है आपका, उसमें क्या है आपका डिफाइन कर रखा है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये लोकेशन है, ये इतनी दूर है शहर से, या फिर गांव से इतनी दूर, ये कुछ है, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड है, तो यानी वो उसका रेंट आपका जो डिफाइंड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग रेंट आपका कितना है। हो गया ये आपका। फिर आपका एक्चुअल, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था रीजनेबल रेंट, रीजनेबल रेंट निकाल दिया। मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, रीजनेबल रेंट के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की होगी, फेयर रेंट वैल्यू एग्जाम में दी होगी सब कुछ, इनमें से लेना है मैक्सिमम, जो यहाँ से आए उसको कंपेयर करना है आपका जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है इससे। फिर यहाँ पे आपको लेना है मिनिमम, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फिर आपका एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट होगा भाई आपको जो प्रीवियस ईयर में जो रेंट था, मतलब प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट, भाई 12 महीने के लिए आपकी अवेलेबल थी, अब उसमें से अनरियलाइज कितना, यानी कितना रेंट नहीं आ पाया है, भाई मना कर गया कोई, भाई मैं रेंट नहीं दूंगा 2 महीने का, तो वो 2 महीने का आप घटा दोगे पूरे। या फिर आप 12 महीने का है, 2 महीने का नहीं है, तो डायरेक्ट 10 महीने का ले लो। बात कंडीशन ऐसी है, कई बार क्या है डिपार्टमेंट, वो आप बताओगे डिपार्टमेंट को कि मेरा 2 अनरियलाइज्ड है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी है इतनी, तो आपका पूरे महीने पूरे साल का इतना रेंट बनता है, तो तब आप उसको करेक्ट करोगे। नेक्स्ट है, अब ये पॉइंट आपको नोट करने हैं कुछ। देखो ये वही है जो मैंने बताया, भाई लॉस ड्यू टू वैकेंसी वो आपको बाद में घटाना है। फिर आपको क्या है, टेनेंट है वो कई बार कंपोजिट रेंट दे देता है। कंपोजिट रेंट का मतलब है भाई आप कोई बिल्डिंग यूज कर रहे हो, तो उसमें मशीन वगैरह भी आपको ओनर ने प्रोवाइड कर रखी है, तो मशीन का भी रेंट पे कर रहे हो, वहाँ कुछ और है उसका भी रेंट। तो देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो जितना आपका बिल्डिंग है ना, वही आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है, रहने के लिए आप जितना दे रहे हो, तो सिर्फ वो उसमें काउंट होगा, बाकी को हम सेग्रीगेट कर देंगे। यदि आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर कह रहा है ऑक्यूपायर शेयर ऑफ म्युनिसिपल टैक्स रियलाइज फ्रॉम द टेनेंट, यानी देखो जिसका घर होता है ना, म्युनिसिपल टैक्स उसको पे करना होता है। कैन नॉट बी एडिड टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल एज, ये ऑक्यूपायर्स की ड्यूटी होती है। या पढ़ लेना, भाई टेनेंट जो है अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, वो बोलता है कि मैं रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं वो करवा रहा हूँ, तो जो अमाउंट है वो आप ऐड नहीं कर सकते, जो उसने सब रिपेयर वगैरह करवाया है रेंट रिसीवेबल में। अगला है, कोई एडिशन नहीं किया जा सकता है रेंट रिसीव्ड में। कैसे, एनी नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, भाई मान लो कोई
मकान मालिक है, उसने क्या है, उसको जो किराएदार है उसको कुछ पैसे दे रखे हैं। अब वो किराएदार उसको क्या है, कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इंटरेस्ट डिफाइन होता है, भाई कुछ किसी को बेनिफिट तो नहीं दे रहा ज्यादा, यानी कुछ ऐसे होता है। तो नोशनल इंटरेस्ट हम दिखाते हैं, भाई इसने इसको इतनी वैल्यू दे रखी है, तो इससे हम इतना इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई इतना इंटरेस्ट ये लेता होगा। तो ये वही कह रहा है, no addition can be made to rent received or receivable with respect to any notional interest on deposit made by a tenant with landlord। यानी डिपॉजिट उसने बना रखे हैं, देखो या वो डिपॉजिट करवाए या वो डिपॉजिट, बात बराबर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हेन अनरियलाइज रेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, यानी कब एक्सक्लूड करना है। पहली कंडीशन तो बोनाफाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, भाई डिफॉल्टिंग टेनेंट है, देखो अब कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो आप उसको अपने घर में रख, क्यों रख रहे हो, आप क्लेम भी कर रहे हो कि मेरा पैसा नहीं है, उसको घर में भी रख रहे हो। ये कह रहा है भाई उसको वहां से खाली करवा दिया गया हो। तीसरी कंडीशन क्या है, भाई ये नहीं है कि आपकी इस प्रॉपर्टी में वो डिफॉल्ट कर गया और आपने कहीं उसको दूसरी जगह दे दी, यहाँ तो आप कह रहे हो मेरा किराया नहीं आया, वहां दूसरी जगह उसको रख रहे हो। तीसरा क्या है, आपने सभी स्टेप ले लिए हैं उसको रिकवर करने के लिए, भाई सभी आपको लीगल प्रोसीडिंग ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो किराएदार रेंट नहीं दे रहा है, तो तब आप रियलाइज रेंट को घटा दोगे। हालांकि देखो जो हमें क्वेश्चन होंगे ना उसमें ऐसा कोई यूज नहीं है, 3-3 4-4 लाइन के क्वेश्चन होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ये आपका, देखो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, अब आपको बताना है ग्रोस एनुअल वैल्यू। देखो ग्रोस एनुअल वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, सबसे पहले, दूसरा एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट में से क्या घटाना है, अनरियलाइज्ड, फिर इन दोनों में से क्या लेना है, हाइयर। अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मैंने क्या बताया था, देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से लेना आपको मैक्सिमम। ये चार प्रॉपर्टी है, H1 H2 H3 H4, आपको ऐसा ही एग्जाम में किया मिलेगा, इसमें से मैक्सिमम लेना है यानी 107। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई जगह स्टैंडर्ड रेंट, यानी जो आपका स्टैंडर्ड रेंट होता है, जो एक्ट है आपका, कई जगह वो लागू नहीं होता है, तो जहां पे आपको स्टैंडर्ड रेंट ना गिवन हो तो समझ जाना कि ये लागू नहीं होगा, तब आपको ऐसे स्टैंडर्ड रेंट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से डायरेक्ट मैक्सिमम ले लेना है, और उसको जो एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है उससे कंपेयर करना है, फिर आपको मैक्सिमम ले लेना है। तो इसको छोड़ो, यहाँ से मैक्सिमम आ गया 107। अब एक्चुअल में रेंट कितना रिसीव हो रहा है, आप कहेंगे 103, उसमें से अनरियलाइज कंडीशन सेटिस्फाई घटा दो, यानी यहाँ बच गया 102। अब पीरियड ऑफ मंथ है, आपको 12 मंथ सब में है, अब इन दोनों में से निकालना है मैक्सिमम, मैक्सिमम 107 है, यानी ये आपको दे रखा है पीरियड ड्यूरिंग विच प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, यानी वैकेंट रही ही नहीं है, तो यानी यहाँ पे 107 आ गया। अब आगे वाला बताओ, देखो इसमें से आपको लेना है मैक्सिमम, यानी ये आ गया 107, फिर इन दोनों में से आपको लेना है मिनिमम, यानी आ गया 88। देखो इन दोनों में से मैक्सिमम, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से ये आपका 107 आ गया, फिर इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, वहां मिनिमम लेना है, यानी 88 आ गया। फिर एक्चुअल में कितना रेंट रिसीव हो रहा है, देखो 112 हो रहा है, लेकिन दो आपका क्या है, अनरियलाइज है, रियलाइज नहीं हुआ, तो इसको घटा दो, तो एक्चुअल में आपको 110 मिला है। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, और जो मैक्सिमम आएगा उसको ले लेंगे, तो मैक्सिमम है 110, ये आपका आंसर है। तीसरा देखो, इसको कंपेयर किया, यहाँ पे लेना है मैक्सिमम 107, इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड के साथ, यहाँ लेना है मिनिमम 88। अब देखो, अब एक्चुअल 86 है, एक आया नहीं तो यानी 85, यानी अब इनको कंपेयर करेंगे, यानी देखो ये आपका क्या है, ये आपका आया है एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर किया अनरियलाइज रेंट घटा के, तो मैक्सिमम वो लेना है, मैक्सिमम आपका है 88। ऐसा ही है, मैक्सिमम 107 आ गया, फिर इसको कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ 107 मैक्सिमम आ गया, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ 135 के साथ, और लेंगे मिनिमम वैल्यू, वो है आपकी 107। फिर आपका जो एक्चुअली रेंट कितना रिसीव हुआ है वो होता है 112। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेंगे, वो आपका 112 है। नेक्स्ट है, बस आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, भाई म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, तो आपसे पूछेगा बताओ ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी है, जब ग्रोस एनुअल पता लगी, इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दोगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपको 24 AB के घटा दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है
फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द AY 19-20। अब आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, अनरियलाइज रेंट कितना है, पीरियड ड्यूरिंग विच प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट और लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बतानी है कितनी। देखो सबसे पहले क्या है, आपको निकालना है रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट कैसे निकालेंगे, इनमें से तो हाइयर यानी फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से हाइयर क्या आ गया 145, इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इनमें से मिनिमम, मिनिमम क्या आ गया 142। अब एक्चुअल में रेंट कितना रिसीव हो रहा है, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट क्या होगा आपका, रिसीवेबल या रिसीव्ड रेंट, ये आपका क्या है भाई, आपको रेंट कितना मिल रहा है माइनस अनरियलाइज, ये आपका एक्चुअल रेंट है। देखो फिर क्या है, इन दोनों में से हाइयर लेना है, ये आपका 168 है। अब इसमें से अनरियलाइज रेंट है वो 14 है, तो 168 में से 14 घटाया, ये आपका आ गया 154, यानी यहाँ पे 142 आया था, यहाँ पे आपका 154 है, इसमें से हाइयर लेना है, यानी आपका आ गया 154। अब आपका क्या था, लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटाना है, जो मैंने ऊपर स्टेप बताए थे। देखो पीरियड ड्यूरिंग विच प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट, यानी आधे महीने के लिए वैकेंट रही है और लॉस है वो 7 है, यानी आप 154 में से 7 घटा दो, यानी 147, तो ये आपका आंसर है, ये आ गया। बस यही आपको निकालना है एग्जाम में। नेक्स्ट है, देखो दूसरे वाला और देखो, इसमें से मैक्सिमम, यानी आपका आ गया 185, फिर 185 को 175 से कंपेयर करके इससे मिनिमम, यानी वहां पे आपका 175 आ गया। अब एक्चुअल में रेंट उसको कितना मिल रहा है, देखो 168 एक्चुअल में है और अनरियलाइज 42 है, यानी इसमें से घटाएंगे तो आपका यह आ गया 126। अब इनमें आपको क्या लेना है, 100, आपको लेना मैक्सिमम, यानी 126 और 175 में से आपका मैक्सिमम 175 है। अब लॉस ड्यू टू वैकेंसी 14 है, तो 175 में से 14 घटाएंगे 161। आगे देखो 180 और 85, यानी इनमें से लेना मैक्सिमम, मैक्सिमम आ गया 185। अब इसको कंपेयर करना है 175 से, इसमें लेना है मिनिमम, यहाँ पे आ गया 175। अब इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट होता है जितना मिला है माइनस अनरियलाइज रेंट, यानी वहाँ 175 आया है, यहाँ पे आया है 167। अब मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम आ गया आपका 175। अब इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटा दो, तो 175 में से 14 गई, फिर आपका बचेगा 161, ऐसे ही लास्ट है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू है, देखो इन दोनों में से मैक्सिमम लो, वो आ गया 145, इसमें से आप फिर कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, यहाँ पे मिनिमम लो, मिनिमम आ गया 142, फिर आप एक्चुअल रेंट देखो कितना मिला है 168, ये था 70 अनरियलाइज हुआ है, यानी देखो ये जो वैल्यू इसमें से ये घटा दो, ये आ गई 98। अब इनमें से मैक्सिमम लेना था, तो यानी 142 आ गया। अब 142 यहाँ आया है, उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी घटा दो, तो 42 घटा देंगे तो 100 आ गया, यानी 100 आपका आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यदि आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी आ गई, तो ये मान के चलो कि आपको क्वेश्चन सोल्व हो गया है। नेक्स्ट है, डिडक्ट म्युनिसिपल टैक्स, यानी आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब निकाल ली है, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स घटाओगे, इसमें से घटाओगे तो आपकी आएगी नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स लेविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड एज डिडक्शन। इसकी भी कंडीशन है भाई, जो ओनर है उसके द्वारा ये बियर होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि भाई आपने किराएदार दे रहा है। अब टैक्स आर एक्चुअली पेड, भाई पेड होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि पेबल है भाई आगे दे दूंगा मैं, नहीं, टैक्स पेड होने चाहिए तभी वो कर सकता है। देखो ये हम आगे पढ़ेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो जब आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स घटा दोगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये देखना है भाई, कई बार है वो एडवांस में पे कर देता है, भाई ऐसे बोल दे कि मेरे म्युनिसिपल टैक्स में आगे 20 साल के पे कर रहा हूँ, तो उसी साल आपको जो 20 साल के आपने एडवांस में पे किए है ना, उनका बेनिफिट मिलेगा। भाई हो सकता है आपकी इनकम लॉस हो जाए आपको, तो वो लॉस भी आपको कवर करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है भाई आप 8 साल में लॉस कवर कर लो, या उसी साल कर लो यदि आपका लॉस कवर हो रहा है तो, लेकिन मैक्सिमम आप 2 लाख ही कवर कर सकते हो, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है इफ द म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड इन एडवांस देन द डिडक्शन ऑफ होल अमाउंट पेड इरिस्पेक्टिव ऑफ असेसमेंट ईयर कैन बी क्लेम्ड इन द ईयर टैक्सेस वर पेड। भाई आगे वाले असेसमेंट ईयर के लिए मतलब रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा जब डिपार्टमेंट में हो असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये यदि मैं आपको पेपर थर्ड भी करवाऊंगा ना तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो अब ये घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपकी नेट एनुअल वैल्यू है। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी, जैसे मैंने बिल्कुल पहले पेज पे बताया था आपको, ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स घटा दिया, आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब डिडक्शन आपके दो प्रकार के हैं, देखो ये भी हम नीचे डिस्कस करेंगे कौन से डिडक्शन है। देखो आपको दो प्रकार के डिडक्शन मिलेंगे, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में, दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये भी मिलेगा। अब कह रहा है ये भाई डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा, वो इसलिए गवर्नमेंट दे रही है कि आपने इंश्योरेंस कुछ पे किया है या फिर आपने आपको वाटर का कुछ पे कर रहे हो या फिर लैंड रिवेन्यू रिपेयर कलेक्शन वगैरह चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई कुछ भी पे कर रहे हो, ये 30% आपको ये देती है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का, यानी जो यहाँ पे ये आपके लिख रखे हैं, कोई भी डिडक्शन, अब हो सकता है कोई क्लेम कर रहा हो लेकिन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा, इसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये बता दिया 30% ऑफ एनएवी नेट एनुअल वैल्यू इज डिडक्टिबल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय टैक्स पेयर। भाई भाई प्रॉपर्टी आपको कुछ रेंट कम मिल रहा है और आप खर्चा करोड़ों में कर दो, बोलो कि मुझे छूट दो स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 30%, अब बोलो 60% दो 70% दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कितना ही खर्चा किया हो जो आपकी एनएवी आई है उसका 30% बस मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चंस में घुमाएगा ना वो इस कॉन्सेप्ट से घुमाएगा और ये आपका बहुत ईजी है। ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउेबल एज रिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस इफ कैपिटल इज बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर, देखो यहाँ ध्यान रखना, परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये एक्रूअल बेसिस है। एक्रूअल बेसिस का मतलब है भाई अब आपने क्या है इंटरेस्ट आप पे किया हो ना किया हो, लेकिन इस साल में यदि आपका बन रहा है तो आप क्लेम कर सकते हो, या आपको पे करना था मान लो नहीं कर पाए तो आप इस साल क्लेम कर सकते हो। देखो अब कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या है आपकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, या तो आपकी लेट आउट होगी, भाई कोई प्रॉपर्टी है, या तो आप खुद ही अपने घर में रह रहे हो, या फिर आपने किराए पे दे रखी है, दो ही कंडीशन होगी पूरे चैप्टर में, बस दो ही कंडीशन है। अब in respect of let out property actual interest incurred on capital borrowed for the purpose of acquisition construction repairing reconstruction shall be allowed as deduction। यानी यदि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है यानी आपने किराए पे दे रखी है और आप चाहे 50 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सब आपको अलाउेबल है। लेकिन यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आगे कंडीशन है किस कंडीशन में हम इसको लेट आउट मानेंगे, किस में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ध्यान रखना एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, shall be allowed as deduction up to 2 लाख। यहाँ पे आपको क्या था, लेट आउट है तो आप चाहे एक्विजिशन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, आपको नोट आउट करना है। अब 2 लाख का द डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/99, यानी यदि 1/4/99 के बाद आपने लोन लिया है तो और सेल्फ आपकी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हो। यदि इससे पहले है और एक कंडीशन दे रखी है भाई एक्विजिशन या आपने लोन ले लिया तो उसके 5 साल या 3 साल, AY 16-17 तक आपका 3 साल था, 5 साल के अंदर आपको या तो उसका अधिकार ग्रहण करना है या फिर वहां पे हाउस प्रॉपर्टी आपको बना लेनी है। तीसरा ये कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, देखो जब भी यहाँ पे लेट आउट था आपका तो यहाँ पे चाहे वो रिकंस्ट्रक्ट करे, कंस्ट्रक्ट करे, एक्विजिशन ले, रिपेयर करवाए, सब मिलेगा। लेकिन जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है यहाँ पे दो कंडीशन होगी, पहला कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर
रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्ट यानी दोबारा प्रॉपर्टी बना रहा है, रिपेयर करवा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट करवा रहा है, shall be allowed as deduction up to ₹30,000। यानी देखो ये कह रहा है भाई देखो 1499 के बाद आपको 2 लाख तक मिलेगा। अगर 1499 से पहले आपने लोन ले रखा है तो तब आपको डिडक्शन है वो 30,000 का ही मिलेगा, जैसा कि नीचे है। नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन बोरोड कैपिटल शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देखो अभी तक AYBC से पहले आपका क्या था, आपकी एक ही प्रॉपर्टी थी, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन अब आप गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 2 प्रॉपर्टियों को, यदि आपके पास 2 प्रॉपर्टियां रहने के लिए, तो आप दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हो। यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के कुछ बेनिफिट होते हैं, उसमें आपको क्या है, गवर्नमेंट को इनकम नहीं दिखानी पड़ती, आपकी जो NAV है या GAV है वो नील हो जाती है इस केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में। हाउएवर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर दिस प्रोविजन सेल रिमेन सेम, यानी 30,000 और 2 लाख। देखो यदि आपने लोन 1/4/1999 इससे पहले लिया है तो आपको डिडक्स यानी जो आप 30,000 मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो बोरोड कैपिटल पे। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेट आउट में कितना भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे लोन पहले लिया हो बाद में लिया हो, यानी ये सिर्फ है सेल्फ ऑक्यूपाइड में। अब इसके बाद लोन लिया है तो आप 2 लाख तक क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एनी इंटरेस्ट परटेनिंग टू द पीरियड प्रायर टू ईयर ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 ईयर इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग विद द ईयर इन विच प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड। देखो यहाँ पे मेरी एक बात सुनना भाई, आपने ये घर था, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया, अब आपको ये डिडक्शन कब मिलेंगे, आप अपने लिए घर बना रहे हो, अपने लिए घर बना रहे हो तो ये बोलता है भाई 5 साल के अंदर आपको घर बनाना है। तो जो 5 साल है ना, अब उन 5 सालों में हो सकता है बैंक का लोन आप 3 साल में पे कर दो, हो सकता है बैंक का लोन आप बाद में पे करो। तो आपको गवर्नमेंट एक छूट और देती है। देखो जिस ईयर में आपका घर कंप्लीट हो जाएगा ना, यानी आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होगी, जिस भी फाइनेंशियल ईयर या फिर जिस भी प्रीवियस ईयर, ऐसे जो आप इनकम टैक्स में है वो हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। भाई जैसे ये प्रीवियस ईयर आपका ये चल रहा है 22-23, इसका जो असेसमेंट ईयर होगा ना वो जस्ट इससे आगे वाला है, यानी जिस ईयर में हम रिटर्न भरते हैं ना वो आपका असेसमेंट ईयर होता है, और जिस साल की रिटर्न भरते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। देखो अभी हमने किसकी रिटर्न भरी है, हमने भरी है आपकी पिछली साल की, यानी 21-22 की। तो 21-22 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा। देखो हाउस प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई है, जब भी हाउस, जिस ईयर में आपकी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है ना, तो उससे आपको जो आप बैंक में ब्याज दे रहे हो, मतलब आप बैंक में जो ब्याज पे करोगे ना वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो आप इंटरेस्ट पे किया है वो आप डिडक्ट कर सकते हो जिस साल आपकी हाउस प्रॉपर्टी बन के तैयार होगी। अब लोग कहेंगे भाई हम तो लोन हमने 3 साल पहले लिया था और हमने जो पुराना ब्याज दिया उसका क्या है, गवर्नमेंट कह रही है भाई उसका भी हम व्यवस्था करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, भाई देखो जिस साल में, यानी देखो जब आपने लोन लिया था उसको काउंट करो, प्लस जिस साल आपका घर बन के तैयार हो गया है उससे पहले वाले 31 मार्च तक। मान लो आपका घर बन के तैयार हुआ 5 जून 2018, तो 5 जून 2018 से जस्ट पहले 31 मार्च कौन सी है, वो है 31 मार्च 2018। यानी जिस साल में आपका कंस्ट्रक्ट हुआ उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर जब आपका खत्म हो रहा है, तो वहां तक का आपका ब्याज आप क्लेम कर सकते हो, जितना भी आपका ब्याज आपने पे किया है, कहां से, जब से आपने लोन लिया है, जिस प्रीवियस ईयर में आपका घर कंप्लीट हुआ ना उससे पहले 31 मार्च तक जो आपने पे किया है उसको आप 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दो, और आगे 5 साल में उसको 5 इंस्टॉलमेंट में, यानी हर साल की एक इंस्टॉलमेंट, अगले 5 साल में आप उसको क्लेम कर सकते हो। यानी अगले 5 साल के लिए आपके पास क्या हो गया, एक तो जो करंट ईयर का है आपका वो चलता रहेगा, प्लस एक आपका जो प्रीवियस ईयर में आपने
पे किया है वो चलता रहेगा। और लेट, जब आपका लेट आउट है तो तब आपका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यदि आपका ये है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैक्सिमम लिमिट आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, आपका जो टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो 2,30,000 है, वो आपको कंडीशन ऐसे ही चलती रहेंगी। देखो ये समझने की कोशिश करो, ये कह रहा है एनी इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू पीरियड प्रायर टू ईयर ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन of the house property shall be allowed as deduction in 5 equal installment beginning with the year in which the property was acquired or construction। यानी जिस साल में आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई है उस साल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा 5 इंस्टॉलमेंट में। और कब तक इंस्टॉलमेंट होंगी, जो उससे पहले 31 मार्च था उस तक। अब डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल शैल बी लिमिटेड टू 30,000 इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। ऊपर 2 लाख के बारे में बताया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब 30,000 कब तक होगा? कैपिटल इज बोरोड बिफोर 1/4/99 परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/99 फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल। देखो ध्यान रखना, परचेज और कंस्ट्रक्शन ये तो 1/4/99। अब रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ये आपकी 1/4/99 के बाद है। इफ कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/99 बट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखो वहां पे क्या था, यदि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है, लेट आउट में कोई रोल नहीं है, जितना क्लेम कर सकते हो करो, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देखो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कैपिटल आपने 1/4/99 से पहले ली है, किसके लिए? परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप 30,000 क्लेम कर लोगे। यदि प्रॉपर्टी आपने बाद में ली है, वहां पे क्या था, 2 लाख कब मिलेगा आपको? 2 लाख मिलेगा परचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। यदि आप परचेज कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, यानी रिन्यूअल कर रहे हो, देखो वो बात यहाँ कर रहे हैं, कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/99 फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी, तो 30,000 आपको मिलेगा। अब ये कह रहा है भाई ऊपर जो कंडीशन दी थी, मान लो मैं 5 साल में नहीं क्लेम कर पाया, 5 साल में नहीं पूरे कर पाया, 16-17 तक 3 साल थे, तो तब गवर्नमेंट कह रही है आपको 2 लाख नहीं, कम से कम चलो 30,000 आप लेके जाओ, तो वहां पे आपको 30,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। अब कुछ पॉइंट है आपको ये ध्यान रखने हैं। डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, इट शुड बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ऑन ईयरली बेसिस इवन इफ द इंटरेस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। अब इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का आपको नहीं मिलेगा, वो आपको 80 में मिलता है, 80C में। अनपेड नॉट डिडक्टेबल। देखो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया, उस पे बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया, तो आप जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वो क्लेम नहीं कर सकते हो। ब्रोकरेज कमीशन, इसके लिए नहीं कर सकते आप। देखो आपने कोई लोन लिया है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, भैया आपने कोई क्या था, पुराना लोन था, अब उस लोन, पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया है, उसका जो आप इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ए फ्रेश लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड फॉर द अफोरसेड पर्पज इज अलाउएबल। अब ये कह रहा है एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर द एक्ट इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट एंड पेएबल आउट ऑफ इंडिया ऑन विच, ये इंडिया से बाहर वाला है, देख लेना क्या है, हालांकि इसका कोई यूज है नहीं अपने लिए, फिर भी वही है, एक्ट में सारी बात ध्यान करके लिखी जाती है और अपने काम की उसमें से बहुत कम होती है। देखो अब है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। भाई जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, जो मैंने आपको ऊपर बताया है वो यहीं बता रखा है। ये कह रहा है इंटरेस्ट पेबल बाय एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स बोरोड फॉर एक्विजिशन। देखो यहाँ पे ध्यान देना, acquisition or construction of a house property and pertaining to a period prior to the previous year on which house property has been acquired or construction to the extent it is not allowed as deduction under any other provision of act। ऐसी नहीं कि कहीं और भी आपको डिडक्ट ले रहे हो, यहाँ भी डिडक्शन ले रहे हो। is deducted in 5 equal installment commencing from the previous year in which the house is acquired or constructed। यानी जिस ईयर में आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हो गया है उस ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके जो पे किया आपने कब तक, जब आपने लोन लिया था, और जिस ईयर में कंप्लीट हुआ ना उससे पहले 31 मार्च तक आप ले सकते हो। जैसे कि नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, वहां तक का कैलकुलेट कर दो, उसको 5 से डिवाइड कर दो, फिर आप हर साल उतना क्लेम कर सकते हो। यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिटेड आपकी 30,000 और आपकी 2 लाख की, यदि आपकी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है। इन ईयर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड फॉर दिस पर्पज प्री कंस्ट्रक्शन, देखो ये रहा,
For this purpose, pre-construction period means the period commencing on the date of borrowing and ending March 31 immediately prior to the date of completion of construction or acquisition और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी अर्लियर। यानी कई बार क्या होता है, इसमें जब आपका घर बना उससे पहले यदि लोन की पेमेंट कर दी है, तो जो आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड होगा वो जब आपने लोन लिया था और जब आपने लोन चुकाया है। यदि घर बनाने से पहले चुका दिया तो आपका वो डेट लेनी है जिस डेट तक चुका दिया। यदि बाद में चुका रहे हो तो जिस ईयर में घर बना उससे पहले 31 मार्च तक आपको कैलकुलेट करना है। अब ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है नीचे, तो चलिए ये एग्जांपल और डिस्कस कर ही लेते हैं हम। देखो ये कह रहा है भाई एक्स टेक्स अ लोन ऑफ 40,000 एट 15% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस ऑन जून 10 2013। यानी उसने 10 जून 2013 को लोन लिया और जो कंस्ट्रक्शन है वो 20 जनवरी 2019 में पूरा हो गया। देखो अब यहाँ पे लोन लिया था, यहाँ पे उसका आपको पूरा हो गया। अब ये देखो लोन कब चुकाया है। पहला केस है 16 जनवरी 2024, फिर है 20 जून 2020। यानी जब आप घर बन के तैयार हो गया 20 जनवरी को हो गया, इसने चुकाया है 2024 में 2020 में, यानी इसके बाद चुकाया है। इसमें 31 अक्टूबर 2016, यानी इसमें पहले चुका दिया। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप कैलकुलेट करोगे, इसमें आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बताना है कि कितना कितना आप क्लेम कर सकते हो। यदि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो कभी इस क्वेश्चन में आप मात नहीं खाओगे। देखो इसमें क्या है, आपका जो लोन है वो बाद में चुकाया है। जब लोन बाद में चुकाए तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, देखो इन दो केस में वो आपका हो जाएगा 10 जून 2013 से जिस ईयर आपका घर बन के तैयार हुआ ना उससे पहले 31 मार्च को। देखो ये 20 जनवरी 2019 को हुआ है, तो इससे पहले 31 मार्च क्या थी 2018, यानी 31 मार्च 2018। इन दो केस में जो इनके बीच में डिफरेंस रहेगा वही आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। सेकंड केस देखो आपका क्या है, लोन पहले चुका दिया, लोन पहले चुका या घर पहले बने, जो भी पहले होगा। यानी जो सेकंड वाली कंडीशन है इसमें आप लेंगे 10 जून 2013 से, अब इसने लोन चुका दिया 31 अक्टूबर 2016 तक, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये आएगा। अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना होगा। देखो नीचे निकाल रखा है, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज जनवरी 16 2024 और जून 30 2020। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड ऑन मार्च 31 2018, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। अब इंटरेस्ट देखो 10 जून 2013 से ये कह रहा है 40,000 है 15% एक साल का, तो यानी एक साल का आपका है 6,000। और आपको एक बात बता दूं, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो यानी आप कैलकुलेटर एग्जाम में ले जा सकते हो और वहां पे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखो ये है 16 जनवरी दो, रिपेमेंट इतना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो इतना। अब देखो एक साल का आपका इंटरेस्ट हो गया 6,000, एक मंथ का कितना हो गया, आप कहेंगे 500। आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब होगा, 10 जून 2013 से 31 मार्च 2018, यानी मार्च के आपको, और इसमें आपको क्या है, जिस डेट को आप लोन ले रहे हो उसको ऐड कर दो और जिस डेट को आपने लोन चुकाया उसको घटा दो। भाई दोनों में से एक डेट ले लो। तो इससे हालांकि कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, आप एक डेट ले लो एक डेट छोड़ दो। अब देखो 10 जून 13 से अब मुझे कैलकुलेट करना है कितने महीने हो गए हैं। देखो मार्च के 3 महीने हो गए 18 के, फिर 12 महीने 17 के हो गए, फिर 12 महीने 16 के हो गए, फिर 12 महीने आपके 15 के हो गए और 12 महीने 14 के हो गए। अब जून है ये, जुलाई से दिसंबर 6 महीने इसके हो गए। और आपको देखो 10 जून यदि मैं इंक्लूड करूं तो जून में कितने आपके 31 दिन होते हैं, तो 21 दिन इसके हो गए। ये दिन है और ये महीने हैं। देखो 12 24 36 48, यानी एक साल, ये कितने हो गए 4 साल हो गए। अब 6,000 है तो 24,000 हो गया, यानी उसने 24,000 पे किया है इंटरेस्ट। फिर आपका 3 महीने का देखो, 3 महीने का कितना हो जाएगा 1,500 हो जाएगा। फिर ये 6 महीने हैं, 6 महीने का आपका कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 28,500 रुपये, ये आपका हो गया। अब लेकिन 21 दिन बाकी है। देखो
जब पूरे महीने का यदि मैं 30 दिन लेके चलूं तो 500/30 है, तो 21 दिन का कितना होगा, गुणा 21, इसको ये काट दो, तो यानी भाग में 3, ये आपका आ गया 350। देखो 28,500 था, इसमें 350 और जोड़ दोगे तो 28,850, यानी ये आपका लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लिया आपको 28,850। अब इसको डिवाइड कर दो 5 में, यानी ये आ गया 5,770, यानी 5,770 आपको पे करना होगा पर ईयर। सॉरी, पे नहीं, आपको बेनिफिट मिलेगा, पे तो आप कर चुके हो। 5,770, और देखो आपने लोन चुकाया है जनवरी 16 2024 में। देखो नीचे मैंने कैलकुलेशन इसकी कर रखी है, ये देखो नीचे मैंने ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बता रखा है। देखो आपका हाउस कब कंप्लीट हुआ है, आप कहेंगे ये हुआ है 20 जनवरी 2019 को, यानी मैंने तीनों कंडीशन ले ली। इफ डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन इज जनवरी 16 2024, यानी आपका कंप्लीट हुआ है 20 जनवरी 2019 को। अब आपने टोटल निकाल लिया भाई, आपको 5,770 आपको जो आपने पहले पे किया है उसका बेनिफिट मिलेगा किसके, और आपको जो नॉर्मल 6,000 आप पे कर रहे हो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अब ये देखो 20 जनवरी 2019, यानी ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, आप कहेंगे ये है प्रीवियस ईयर 18-19, यानी ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31 2019, यानी प्रीवियस ईयर 18-19। यदि असेसमेंट ईयर की बात करें तो ये 19-20 हो जाएगा, ये 20-21, यानी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से आगे होता है। ये आपके प्रीवियस ईयर हैं जो मैं आपकी बात कर रहा हूं, यानी इस प्रीवियस ईयर में आपको अलाउेबल होगा। देखो 5 साल में मैंने बोला था। अब लोन पे कब किया उसने, लोन किस प्रीवियस ईयर में पे किया है, ये किया है जनवरी 16 2024 में, यानी 2023-24 में। देखो ये रहा प्रीवियस ईयर 23-24 में उसने लोन पे किया है, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपने निकाल लिया था भाई, जिस ईयर में आपका घर बना है यानी प्रीवियस ईयर 18-19, तो उस पीरियड से आपको क्लेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 6,000 तो आपको रेगुलर मिलेंगे, 5,770 यानी आपकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो वो आपका 18-19 19-20 20-21 21-22 और 22-23 में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हो। फिर आपका जो रेगुलर है ना, वो देखो भाई पूरा साल यहाँ है तो पूरा साल का 6,000 मिल गया, लेकिन आप ये देखो भाई लोन पे कब किया उसने, 16 जनवरी 2024 को, 16 जनवरी 2024 को उसने लोन पे किया है। देखो 2023-24, यानी आप अप्रैल की यदि मैं बात करूं, अप्रैल 23 से दिसंबर तक निकाल लो कितने महीने होगी, आप कहेंगे 9 महीने। देखो जब लोन पे कर देता है पूरे साल का लगेगा, जितने दिन का है आपका उतना ही लगेगा, आपका रेट आपको पता है पर महीने कितना है 500, 9 महीने का कितना हो गया 45 हो गया। फिर जनवरी के 16 दिन ही है, मुझे पता है 500 रुपए 30 दिन के हैं, तो 16 दिन के कितने होंगे, तो ये आपका आ गया 800/3। देखो कैलकुलेटर लाउड है तो हम क्यों मेहनत करें, तो ये आ गया आपका 267, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4767, यानी ये आपको मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 5 ही उसमें अलाउ था, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, देखो अब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन है वो जून 30 2020 है। बस इसमें क्या फर्क आ जाएगा भाई, आपने लोन जब पे कर दिया है, लोन आपने 2020 में पे कर दिया है, तो आपको जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसको तो मिलेगा 5 साल, लेकिन जब आपका लोन ही खत्म हो गया तो आपको जो रेगुलर, यानी जो आप रेगुलर इंटरेस्ट का वो ले रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब आपने लोन पे कर दिया बाद में इंटरेस्ट आप पे कर ही नहीं रहे हो। देखो मैंने जो बताया था 5,700 आपको 70 ये तो मिलता रहेगा प्रीवियस ईयर 22-23 तक, लेकिन ये वाला आपको 20-21 में आपने पे कर दिया 30 जून को, देखो 19 में था 20 में था 19-20, ये आपका 18-19 हो गया 19-20 हो गया, लेकिन 20-21 में आपने 30 जून को पे कर दिया, तो देखो यानी आपका अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीनों का लगा है,
जून 30। देखो ये आपका 1479 ये कैसे आया है? देखो अप्रैल का पूरा 500, फिर पूरा 500, और आखिरी वाली डेट छोड़ते हैं हम, तो यानी 29 जून ली है। देखो 500 है आपका 30 दिन का, 29 दिन का कितना होगा? ये 483 के आसपास होगा, यानी ये आपका 1483। तो थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिल जाएगा, यानी ये 1483 के आपका आसपास हो गया है। तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा इतने साल में। नेक्स्ट आपका देखो तीसरी कंडीशन है, जब आप लोन घर बनने से पहले ही पे कर दो। देखो जो आपको दोनों डिडक्शन है ना, कब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे? जब आप घर बना लोगे। यदि आपने लोन पहले पे कर दिया तो जो आपका रेगुलर वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। रेगुलर वाला तभी मिलेगा जब आपने घर बना लिया और जब तक आप लोन पे नहीं करते हो। और प्री कंस्ट्रक्शन वाला आपको कब मिलेगा? घर बना लिया है उसके 5 इंस्टॉलमेंट में जो पहले किया पे किया है। जैसे अब रीपेमेंट है वो अक्टूबर 31 2016 को कर दी, यानी ये तीसरी कंडीशन। ये रहा, इफ डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज अक्टूबर 31 2016 देन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड ऑन अक्टूबर 31 2016। यानी मैंने बताया था भाई, जब या तो पहली डेट होनी चाहिए, या तो घर बन जाए या फिर लोन पे कर दिए। तो जिस डेट को लोन लिया था, जिस डेट को घर बन गया या फिर लोन पे कर दिया, वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। ये रहो जून 10 13 से अक्टूबर 31 16, और वो आएगा 20,350 महीने। कैलकुलेट कर लेना जैसे मैंने ऊपर निकाला था। अब 20,350 को डिवाइड करेंगे, ये 4,070 आएगा 5 सालों में। और आपका घर बना है 18-19 में, तो आपका लोन लेकिन आपने पहले पे कर दिया। जब आप इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका फायदा किस में है? घर बनने के बाद यदि पे करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।